नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उस हिस्ट्री से संबंधित एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है डायरकी इन बंगाल, यानी बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, तो आज जो टॉपिक उठाया गया है उससे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित जितनी बातें हैं कि बंगाल के में डायरकी कैसे आई, कैसे दोहरी शासन बन गई, कैसे केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया, कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, कैसे डायरकी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में एक अपनी नींव डाल ली, एक ग्रेट फाउंडेशन को उन्होंने बिल्ड कर लिया। ये सारी बातें मैं चर्चा करने वाला हूँ और जितनी भी बातें बताऊंगा वो सारी बातें मिलकर इस डायरकी चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि कमीशन लेवल के सारे एग्जाम्स में आपको सॉर्ट आउट करने में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। आप समझ सकते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। वहाँ पे समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, और वो टॉपिक है बंगाल में द्वैत शासन, यानी डायरकी इन बंगाल। ठीक है, इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, शुरू करने से पहले ये जरूर कहूँगा कि आप अपने साथ नोटबुक रखें और पेन रखें, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें बताए जाते हैं उससे डिटेल्स दिए जाते हैं, और वो डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पीसीएस एग्जाम में इस डिटेल्स को कोरिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फैक्ट के साथ साथ आपको जो भी इसके डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्स है, वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप किसी भी तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड मैं मेंटेन कर रहा हूँ उससे आपका कमीशन का एग्जाम आसान हो जाएगा यदि इसकी आप डिटेल्स को सुनते हैं प्रॉपरली। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बंगाल में द्वैत शासन से संबंधित कथनों पर विचार करें। और इसका पहला कथन है कि यह 1765 में लागू हुआ था। दूसरा है, बंगाल में इस शासन का प्रबंध इलाहाबाद की संधि के बाद स्थापित हुआ। तीसरा है, सैन्य सुरक्षा और मालगुजारी की वसूली अंग्रेजों ने अपने हाथ में रख ली, जबकि शांति और सुव्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब को दे दिया गया। चौथा है, नवाब को नाम मात्र का शासक बना दिया गया। दोस्तों, आपको बताना है कि ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं जरूर से कहूंगा कि वीडियो पॉज करके चारों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो जो आपका ऑप्शन है वो यह है कि पहला 1 और 2, दूसरा है मतलब बी 1 और 4, सी 1, 2 और 3, डी सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यानी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, यानी सभी के सभी कथन इसके सत्य हैं। इस बंगाल के द्वैत शासन को समझने के लिए एक बात याद रखेंगे कि 1765 में यानी 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के अनुसार बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध स्थापित किया गया, यानी डायरकी स्थापित किया गया। डायरकी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर 2 शासन व्यवस्था हो, मतलब 2 कोई रूल कर रहा है, 2 कंपनी, 2 पार्टी, कोई भी 2 रूल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डायरकी कहते हैं। ठीक है, तो बंगाल में डायरकी सिस्टम कब आया है? 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद, यानी इलाहाबाद की संधि के बाद। कहा जाता है कि बंगाल के नवाब ने कंपनी को निजामत और मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी, किंतु कंपनी इससे पूरे दायित्व को भली भांति निर्वाह करने में असमर्थ थी, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मिलने के बाद कंपनी कंफ्यूजन में पड़ गई या इरेस्पॉन्सिबल थी कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग कैरी ऑन नहीं करना चाहते। मतलब वो समझ रहे थे कि ये मुश्किल कार्य है कि ऐसा नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने, वो उस समय क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उन्होंने किया क्या, क्लाइव ने शांति और सुव्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने पास रख लिया और
बंगाल के जो नए नवाब बने जिनका नाम था नजमुद्दौला, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नजमुद्दौला। ठीक है, तो बंगाल के जो उस समय के नवाब थे नजमुद्दौला को, उनको बंगाल का उत्तरदायित्व, संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। ठीक है, और सैन्य सुरक्षा तथा माल गुजारी की बात, जैसा कि आपने देखा है, सैन्य सुरक्षा तथा माल गुजारी की जो अंग्रेजों ने अपने हाथों में रख लिया। ठीक है, जबकि शांति और सुव्यवस्था का दायित्व उनको दे दिया गया। इस प्रकार ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं जो कि इलाहाबाद की संधि या बंगाल में डायरकी सिस्टम शुरू होने से संबंधित है, वो सभी के सभी सत्य हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैत शासन के पश्चात नायब नाजिम नियुक्त किए गए। नायब नाजिम का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करेगा, उनके पास जो कंट्रोल दिया गया है कि वो इस एरिया में कंट्रोल करेंगे, और ये लोग इंग्लिश के बिहाफ पे काम करते थे, मतलब अंग्रेजों ने इन्हें रिक्रूट करा था, अंग्रेजों ने इनकी भर्ती कराई थी। ठीक है, तो प्रश्न इसमें यह है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैत शासन के पश्चात नायब नाजिम नियुक्त किए गए, जो क्रमशः इस प्रकार है। ठीक है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन कौन लोग नियुक्त किया, अपॉइंट किए थे। तो उसका जो पहला ऑप्शन है कि रजा खां, सिताब राय और राय दुर्लभ, यानी बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। दूसरा ऑप्शन है सिताब राय, रजा खां और राय दुर्लभ। तीसरा ऑप्शन है राय दुर्लभ, सिताब राय और रजा खां। चौथा ऑप्शन है रजा खां, राय दुर्लभ और सिताब राय। प्रश्न आप समझ गए हैं? अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि मैं उन तीन व्यक्तियों का नाम पूछ रहा हूं कि किन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्रमशः अपॉइंट किया गया था आपको नायब नाजिम के तौर पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है पहला, यानी रजा खां को बंगाल में, सिताब राय को बिहार में और राय दुर्लभ को उड़ीसा में। आप ऐसे देख लीजिए, इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था। तो देखिए, दूसरी, मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शांति व्यवस्था किनको दे दिया गया था, जो वहां के नवाब थे नजमुद्दौला को सौंप दिया गया, और जो सैन्य सुरक्षा, माल गुजारी थी, इन सबको अपने हाथ में कंपनी ने रख ली। तो कंपनी को शासन संबंधी कार्यों का ज्ञान तो था नहीं, इसलिए उसने भारतीय कर्मचारियों के हाथ में माल गुजारी यानी टैक्स कलेक्शन का काम दे दिया। इवन यहां तक कि न्याय भार का काम भी दे दिया, मतलब जस्टिस का, क्योंकि अंग्रेजों को यह समझ नहीं था कि भारतीयों का न्याय कैसे करना है, क्योंकि यहाँ की जो समाज, सोसाइटी था वो नहीं समझते थे। इस आधार पर उन्हें न्याय करने में समस्या रहती थी। तो उन्होंने कंपनी के शासन संबंधी कार्यों को ज्ञान नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, भारतीय कर्मचारी को के हाथों में माल गुजारी वसूल करने का तथा न्याय करने का कार्यभार सौंप दिया। ये कर्मचारी नायब नाजिम कहलाते थे। अब तो क्लियर हो गया नायब नाजिम कौन थे। नायब नाजिम जिनको माल गुजारी, मैंने जैसा कहा था, वो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, और इंक्लूडिंग उनके साथ ये काम ऐड हो जाता है कि वो न्याय भी करते थे। तो नायब नाजिम नियुक्त कहलाते थे। तो बंगाल के लिए रजा खां को नायब नाजिम नियुक्त किया गया, और इसका केंद्र याद रखिएगा, इसका बंगाल का मुर्शिदाबाद था। बिहार का नायब नाजिम सिताब राय को नियुक्त किया गया, और इसका सेंटर पटना था, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। तो क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से समझें, कुछ बातों को और मैं ऐड कर देता हूँ। नवाब के हाथ में निजामत का उत्तरदायित्व नाम मात्र के लिए था, यानी आप ऐसा कह सकते थे कि वो एक स्टैंप थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। नवाब जो है कुछ भी नहीं थे, उनको सिर्फ अपॉइंट पोस्ट पर थे, कोई भी ऑथोराइजेशन या पावर उनके पास नहीं थी। और इसका कारण ये था कि उनकी नियुक्ति अंग्रेज के द्वारा ही की जाती थी, उनका अपॉइंटमेंट। इस प्रकार अंग्रेज जो भी थे उन्होंने सैनिक शक्ति अपने हाथ में रखी थी और नवाब को नाम मात्र का शासक बना दिया था। कहते हैं कि 53 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई थी, और जो भी माल गुजारी में, मतलब टैक्स में रुपया उनको इकट्ठा होता था, उनमें जो भी रुपए बचते थे, मतलब एक्सपेंडिचर काटने के बाद, जैसे मुगल सम्राट को पेंशन दिया गया या जो भी कलेक्शन में खर्च हुए वो सभी को काटने के बाद जो भी धन उनका बचता था वो सीधे कंपनी के ट्रेजरी यानी कंपनी की कोष में जमा कर दिया जाता था। ठीक है, क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, द्वैत शासन से निम्नलिखित लाभ हुए जो इस प्रकार है।
तो ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन में अगर लाभ हुआ है किसी को तो अंग्रेजों को हुआ है। तो पहला ऑप्शन है इसका, पहला जो ऑप्शन है वो है अंग्रेजों को दीवानी मिल गई। अच्छा, दीवानी का मतलब यहाँ कोई आशिकी और लड़की नहीं मिलेगी। दीवानी का मतलब देखिए दो तरह के होते हैं, अगर आप कोर्ट के बारे में समझेंगे तो एक दीवानी से होता है, एक फौजदारी से होता है, ठीक है, मतलब एक क्रिमिनल होगा और एक सिविल होगा। तो यहाँ पे दीवानी का मतलब सिविल से है, ठीक है जी, और फौजदारी का मतलब क्रिमिनल से है। तो अंग्रेजों को दीवानी मिल गई। दूसरा है कंपनी मालगुजारी वसूलने के लिए भारतीयों को नियुक्त किया, जिसमें कंपनी के भारतीयों का सहयोग प्राप्त हुआ। तीसरा है इस दौरान कंपनी को 1 करोड़ रुपए का मालगुजारी प्राप्त हुआ। चौथा है भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ए में 1 और 2, बी में 1, 2 और 3, सी में 1, 2, 4 और डी में सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये है कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जितनी बातें लिखी गई हैं कि इनको दीवानी मिल गई, सही है। कंपनी मालगुजारी के लिए जैसे मैं बताया कि उनको कार्य की जानकारी नहीं थी, तो भारतीयों को नियुक्त किया गया, जो नायब नाजिम का पोस्ट कहलाता था, और वो तो उनको इस बहाने उनको भारतीयों का सपोर्ट मिल गया। यहाँ लिखा गया है कि इस दौरान कंपनी को 1 करोड़ ना होकर यहाँ पर 3 करोड़ रुपए होंगे। 3 करोड़ रुपए का मालगुजारी प्राप्त हुआ था और भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई थी। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर इसको अच्छे से समझे तो याद रखिएगा कि 1765 से 72 के बीच में बंगाल और बिहार में लगभग 3 करोड़ रुपए मालगुजारी प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चौथा है, स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ ले। मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से लेकर 1785 1765 to 85 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, ये बुद्धि नहीं, यहां पर झूठी होगा, ठीक है, यहां पर झूठी कर दीजिए। भ्रष्ट और झूठी, भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार में किसी भी देश में नहीं था। यह कथन किसका है? संसार में किसी भी देश में नहीं था, यह कथन किसका है? और आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, वीर सावरकर, सर जॉर्ज कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सर जॉर्ज कॉर्नवालिस ने ऐसा कहा था कि मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से लेकर 85 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी देश में नहीं थी। ये एक्चुअली कब उन्होंने कहा, ये आप इसका समझ सकते हैं कि लाभ जो मैंने आपको द्वैत शासन के बारे में बताया डायरकी का, वो है, ये इसका दुष्परिणाम है, मतलब इसका नेगेटिव बात है। या आप अगर इसकी नेगेटिव के बारे में सुनना चाहें तो समझिए क्या कि द्वैत शासन जो बंगाल व्यवस्था में रखी गई है उसमें 2 शक्तियां पावर में आ गई, लेकिन जो इससे क्या हुआ कि इसका जो सेंट्रल पावर था, केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। मतलब 2 आदमी हो गए तो सेंट्रल पावर तो रहा नहीं कोई एक, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारी नवाब के आदेश और कानून का तनिक भी परवाह नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में नवाब की निजामत, और निजामत का मतलब जो टर्म निजामत आता है ये बेसिकली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से है और जस्टिस से। निजामत जहां भी शब्द आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये न्याय व्यवस्था और पुलिस की बात हो रही है। वो नवाब की निजामत को मान लीजिए बिल्कुल शिथिल हो गई कहते हैं, और चारों ओर अनार्की फैल गई, हिंदी में अराजकता फैल गई, ठीक है। अराजकता उस सिचुएशन कहते हैं जहां पे कोई भी राजा ना हो और प्रजा ऐसे ही हो, तो उसमें अराजकता फैल गई। पहली प्रॉब्लम ये हुई है। दूसरा क्या हुआ कि किसानों का आर्थिक शोषण होने लगा, इकोनॉमिकली उनको ऑपरेस किया जाने लगा। क्यों किया जा रहा कि जमींदार लोग बिडिंग के माध्यम से नीलामी द्वारा क्या करते थे, वहां से जमीन खरीदते थे। मतलब हर चीज नीलामी द्वारा खरीदी जाती थी। जो ऊंची बोली लगा दे उसका अधिकारी हो जाता था, ऑथराइजेशन मिल जाती थी। इस कारण जब उनको ऑथराइजेशन, चूंकि आप यदि अधिक रुपए पे करते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक उस पर टैक्स कलेक्ट करें।
तो मालगुजारी यानी टैक्स कलेक्शन का काम जो था बिडिंग के द्वारा प्राप्त होने लगे जमींदारों को, तो अधिक से अधिक मालगुजारी यानी टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग बड़ा ब्रूटली या क्रूएल फॉर्म में जाके ये लोग किसानों से कर्ज वसूला, क्या कहते हैं आपको, मालगुजारी करते थे। और इसी बीच एक घटना घटी थी, याद रखिएगा 1770 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय अकाल पड़ गया था। 1770 ईस्वी की बात है। 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जो स्थिति और भी बदतर हो गई। बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख और बीमारी से मर गई थी। कहते हैं अगले वर्ष जब इन लोग, मतलब ये सब घटना घटने के बाद इन्होंने क्या किया, अगले वर्ष 10% और बढ़ा दिया। देखिए कैसे इनका आर्थिक शोषण होने लगा कि 10%, इतनी घटना घटने के बाद 10% और बढ़ा दिया गया। उस समय एक गवर्नर थे बंगाल के जिनका नाम था कर्टियर, ठीक है। इस दशा को देखकर कंपनी को ये बढ़ाने वाले थे कर्टियर, ठीक है, गवर्नर कर्टियर ने 10% और बढ़ा दिया। तो कहते हैं इसी दशा को देखकर कंपनी का एक अधिकारी था जिसका नाम था रिचर्ड बियर, उसने लिखा था, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट कर लीजिए इसको, कि रिचर्ड बियर जो कि अंग्रेज अधिकारी था अंग्रेज की कंपनी में, अपने डायरेक्टर को पत्र लिखा। उसमें कहा कि यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो कंपनी का अधिकारी था उसने डायरेक्टर को पत्र लिखा कि भाई इतने बड़े बड़े शासन हुए, इस पे इतना टफ शासन हुआ, लेकिन देश की हरियाली यानी कृषि कभी डैमेज नहीं, लेकिन कंपनी को जब से सिविल ऑथराइजेशन मिला है तब से ये कंपनी देश बर्बाद हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात ना। और ये थी कि आर्थिक शोषण की बात। अगर कंपनी की जो पॉलिसी थी ऑपरेट करने की, शोषण नीति की बात करें, तो कंपनी हमेशा धन की आवश्यकता के चक्कर में रहती, कैसे भी कठोरता पूर्वक प्रजा से वो धन वसूल करती थी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि धन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मालगुजारी बड़े कठोरता और बड़े क्रूएल फॉर्म में इस्तेमाल के वसूले जाते थे। इन सब शोषण के बारे में बंगाल की जनता की स्थिति अगर कहा जाए तो उस समय बहुत बुरी हो गई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गवर्नर वेरेल्स्ट, ठीक है। वेरेल्स्ट ने एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा क्या कि कंपनी के नौकर बर्बरता के ऐसे कांड है जिनकी समता किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिल सकती है। और कहते हैं कि ऐसा कांड करने के पश्चात धन राशि से लदे हुए जहाज लेकर इंग्लैंड लौट जाते हैं। मतलब उन्होंने कंपनी के जो एम्प्लॉई की क्वालिटी देखकर कहा कि किसी भी देश के इतिहास से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, पहली बात। और दूसरा क्या कि ये लोग धन लेकर यहाँ से लौट जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक और पॉइंट इसमें जोड़ते हैं कि उद्योग धंधों का अगर बात करें तो प्रॉपरली बंगाल के कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, ठीक है। फलतः भारतीय कारीगरों को अंग्रेजों के हाथ माल बेचने के लिए बाध्य किया जाता था या बाध्य थे। कंपनी के अधिकारी ही देसी कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते थे और उसे खरीदते भी थे। मतलब खुद ही उनको रेट फिक्स करना है और खुद उनको खरीदना है। इस प्रकार आप कह सकते थे कि इस तरह की घटिया व्यापारिक पॉलिसी को या बिजनेस पॉलिसी को या व्यापारिक नीति को अपनाकर भारतीयों का उद्योग धंधा नष्ट कर दिया। उसी समय एक स्टेटमेंट जो आया था ये कॉर्नवालिस का, जो कि मैंने आपके प्रश्न में दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो 5वां प्रश्न है आज का, वो कहता है द्वैध शासन का अंत किसने किया। आपके ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, हेस्टिंग्स ने, क्लाइव ने और वेरेल्स्ट ने, जिसकी चर्चा मैंने की थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हेस्टिंग्स ने, ठीक है। हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन का अंत किया था। मतलब द्वैध शासन के जो रिजल्ट बहुत खराब होने लगा तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर थे जो रन कर रहे थे उन्होंने एक चिंता प्रकट की और 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाकर बंगाल का भेजा, ठीक है। और उसने द्वैध शासन का अंत कर दिया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लाइव के प्रशासनिक सुधार से संबंधित वाक्य पर विचार करें। वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र आरंभ करना पहला, दूसरा क्लाइव कोष की स्थापना की गई, तीसरा निजी व्यापार नियंत्रण किया गया,
चौथा, 10 अगस्त 1765 को एक व्यापार समिति की स्थापना की गई। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो इसमें प्रशासनिक में एक्चुअली ये लग रहा है कि इसका छूट गया है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा सही स्टेटमेंट है आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब में आप ऐसे कर लें प्रशासनिक में कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि सभी के सभी जो हैं ये सही है, सभी के सभी, इसको आप याद रखेंगे, ये सभी के सभी ही सही है। इसका ऑप्शन देना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्लाइव की प्रशासनिक सुधार के संबंध में अगर आप बात करते हैं तो ये सभी बातें सत्य हैं। यदि आप देखें कि अच्छा, इसको समझ लीजिए, है क्या कि क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को जब बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया तो उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी। तो उसने आते ही क्या किया कि कुछ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अपनाया, और उस रिफॉर्म्स में उसने पहला क्या किया था, प्रतिज्ञा पत्र का आरंभ करना। मतलब क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाए, मतलब ओथ लेटर, कि आप कसम लीजिए कि आपको कैसे करना है, कि जो क्या काम करना है कैसे करना है। तो प्रतिज्ञा पत्र आरंभ कराया, उसमें उसने लिखवाया कि कंपनी, किसी भी कंपनी का जो भी एम्प्लॉई होगा इस प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार वे किसी से भी किसी प्रकार का भेंट अथवा उपहार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पहला था, जो आपको पहला हो गया। दूसरा था क्लाइव कोष की स्थापना, मतलब क्लाइव कोष एक ट्रेजरी थी, मतलब जिसमें रुपए थे, क्लाइव ट्रेजरी, क्लाइव ने इकट्ठा कराया था। तो क्लाइव कोष की स्थापना उस धन से की गई थी जिसे बंगाल का भूतपूर्व नवाब मीर जाफर ने क्लाइव के लिए 50 लाख रुपए छोड़े थे। आप याद कीजिएगा, मीर जाफर के बारे में आपको बता चुका हूं कि जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया था तो उसने क्लाइव को 50 लाख रुपए दिए थे, तो क्लाइव कोष में रखा गया। उसने क्या किया, इस कोष का इस्तेमाल किया और इस कोष से उन भारतीय सिपाहियों को तथा सैनिक अधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जिनके युद्ध में कोई समस्या हो गई थी, या तो उनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया था, या उनको मर गए थे, कोई भी तरह के, या वो अब कार्य करने में असमर्थ थे, तो उनको उनकी रुपए दिए गए। तीसरा पॉइंट था आपका निजी व्यापार का नियंत्रण। तो इसमें याद रखिएगा कि कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे थे, जिससे कंपनी के व्यापार को हानि हो रही थी। क्लाइव ने कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और इससे कंपनी की व्यापारिक स्थिति में सुधार हुई थी। जो चौथा पॉइंट है कि 10 अगस्त 1765 को एक व्यापार समिति की स्थापना हुई थी, तो उसमें आप समझें कि कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगने से होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए 10 अगस्त 1765 को कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापारिक समिति की गठित की गई, सोसाइटी फॉर ट्रेड आप कह सकते हैं, की स्थापना की गई। इसमें नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार उन्हें दिया गया। इस समिति को होने वाली आय का लाभांश यानी प्रॉफिट शेयर कंपनी के कर्मचारी को उनके पद अनुसार बांट दिया जाता था। ठीक है, इस व्यवस्था से सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, जनता को अपार कष्ट झेलना पड़ा कहते हैं, और इसीलिए इसे कहा गया था इस पे कि संगठित लूट थी, एक ग्रुप रॉबरी हो रही थी कि पूरी कंपनी मिल गई। जो व्यापार समिति बनाई गई थी, ठीक है, 10 अगस्त 1765 को, इससे पूरी की पूरी जनता को के लिए कहा गया कि ये लोग सामूहिक रूप से लूटते हैं, तो एक संगठित लूट टर्म का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और ये कंपनी लेकिन 1768 में इस कंपनी को, मतलब ये व्यापार समिति को भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, इसमें एक और जो थी, ये लोग स्थानांतरित कर रहे थे कंपनी के कर्मचारियों को, एक ट्रांसफर कर रहे थे। क्लाइव ने बंगाल के बहुत से कर्मचारियों को मद्रास भेज दिया, मद्रास से नए कर्मचारी बुलाकर बंगाल में नियुक्त कर लिए। ठीक है, ताकि मतलब इससे बेसिकली क्या आता है कि इससे एक तरफ से तो बड़ी संख्या में स्वार्थी कर्मचारी को बंगाल से हटा दिया गया, और दूसरी तरफ कई योग्य कर्मचारी मद्रास से बंगाल चले हैं। इससे क्या हुआ, बंगाल का प्रशासन सुधर गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, और इस तरह से वो क्लाइव ने अपना नियंत्रण भी बना लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न कहता है, 7वां प्रश्न है कि रॉबर्ट्स के अनुसार, रॉबर्ट्स यहाँ पे आप ऐसे लेंगे, रॉबर्ट्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था?
पहला ऑप्शन है आपका क्लाइव, दूसरा हेस्टिंग्स, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा इसका डलहौजी। ठीक है, तो वास्तव में इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव वास्तविक संस्थापक था। यदि आप थोड़ा सा क्लाइव के बारे में समझें तो उनको भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बड़े साहसी, धैर्य, अंग्रेजों के लिए आप भारतीयों के पक्ष पे समझेंगे इसको, अंग्रेजों के पक्ष से समझें कि अंग्रेजों के अनुसार वे साहसी थे, धैर्य थे, बड़ा पेशेंस था उनके पास, और वो लेबोरियस थे, परिश्रमी थे। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला उन्होंने रखी थी, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन उन्होंने रखा था। अगर उस रॉबर्ट्स की बात करते हैं तो रॉबर्ट्स ने लिखा था कि वो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे। यदि आप एक भारतीय इतिहासकार डॉक्टर मजुमदार की बात सुनते हैं तो उनके अनुसार कहते हैं कि युद्ध तथा शांति में समान रूप से महान उस नाम को ब्रिटिश सेनापति तथा प्रशंसकों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, उस सूची में रॉबर्ट क्लाइव का नाम सबसे ऊपर आता है। यदि आप बर्क की बात करें, एक पॉलिटिशियन थे बर्क, उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में एक सुदृढ़ यानी वेल फाउंडेशन रखा था। जब क्लाइव को यहाँ पे सत्ता सौंपी गई थी तो बहुत बुरी स्थिति थी, और जिस पर आप ऐसे कह सकते हैं उनके स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से समझा जाए तो उन्होंने कहा था कि जब क्लाइव ने तलहीन गहरे जल को पाया तो उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक पुल छोड़ा। ठीक है, जब मतलब आए थे तो समाज में कुछ भी नहीं था, तो उसने एक पुल बनाया जिस पर लंगड़ा व्यक्ति पहिए के समान घूम सकता था, अंधा व्यक्ति अंधेरे में अपना मार्ग ढूंढ सकता था। ठीक है, मतलब कितना इनकी प्रशंसा की गई, आप समझ लीजिए अंग्रेजों के पॉइंट से कि इतनी स्थिति बुरी थी बंगाल की, और ये प्रशासनिक व्यवस्था लेकर आते हैं और एक ऐसे पुल का निर्माण कर सकते हैं जिसपे लंगड़ा भी चल सकता था और अंधे भी अपने मार्ग ढूंढ सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कि अगर पर्सिवल स्पीयर की बात सुन लें तो क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता नहीं किंतु भविष्य का अग्रदूत था। यहाँ तक कि उसको फाउंडर ही नहीं, उसे पायनियर भी बना दिया गया। लेकिन याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात क्लाइव से रिलेटेड है कि 1767 में लॉर्ड क्लाइव के इंग्लैंड पहुंचने पर उससे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। उस पर अमीर चंद के साथ धोखा करने, सिराजुद्दौला के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा मीर जाफर से अन्यायपूर्ण तरीके से धन लेने का आरोप लगाया गया। आप देख लीजिए 50 लाख रुपए की जो बात चल रही थी कि उस क्लाइव का कोर्स बना था तो उसका केस हुआ। ठीक है, इस अभियोग में से क्लाइव को अत्यंत पीड़ा पहुंची थी, बहुत उनकी बेइज्जती उनको महसूस हुई थी। और नवंबर 1774 में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो 8वां प्रश्न है वो कहता है कि क्लाइव द्वारा 1766 ईस्वी में दोहरा भत्ता बंद करने से उसी के ही अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? पहला है श्वेत विद्रोह, दूसरा शांति विद्रोह, तीसरा अधिकारी विद्रोह और चौथा काला विद्रोह। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह कहा गया था जब क्लाइव ने 1766 ईस्वी में 1766 में, मैंने कहा था प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत से सुधार किए थे उन्होंने, तो उसी सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने किया क्या था कि दोहरा भत्ता यानी डबल पेंशन आप कह सकते हैं, अलावेंस, डबल अलावेंस जो थी ना, उन्होंने अपने ही कर्मचारी एम्प्लॉइज का बंद कर दिया था। तो उनके जो एम्प्लॉई थे उन्होंने इस पर रिवोल्ट कर दिया था, जिसको दर्जा दिया गया था श्वेत विद्रोह का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है संगाड़ी प्रथा का संबंध किससे है? पहला है कर्मचारी से। संगाड़ी प्रथा का संबंध किससे? पहले कर्मचारी से, दूसरा भारतीय सेना से, तीसरा बंधुआ मजदूर से, चौथा व्यापारी से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, संगाड़ी प्रथा जो है वो बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। आज का जो अगला प्रश्न है और वो अंतिम प्रश्न है कि 1765 से 72 ईस्वी के मध्य बंगाल में स्थापित अंग्रेजी शासन को किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य कहा था? और आपके ऑप्शन है जदुनाथ ने, वीर सावरकर ने, के एम
पनिकर ने या बिपिन चंद्र ने? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है के.एम. पनिकर ने कहा था कि यह एक डाकुओं का राज्य है। ठीक है, और ये मैं बता भी चुका हूँ कि कंपनी की न्यूज से बहुत सारा लूटपाट किया था। ठीक है, इस कारण भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर ने कहा था कि ये वास्तव में एक डाकुओं को लीड थी, पूरे ग्रुप में लोग लूटा करते थे। तो आप ये बात समझ गए। अब देखिए, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप संपूर्ण बातों को लिखकर 1 से 2 बार उसे पढ़ लें, ठीक है, तो इस डायरकी से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न का जवाब आप ना दे पाए, ये हो ही नहीं सकता। सारे प्रश्नों को इसमें समाया गया है, वो सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल में पूछे या डिस्क्रिप्टिव करके, वो सारी बातें बताई गई हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इस पे बेस्ड कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है। इसलिए इसको मैं कहता हूं कि जितनी बातें बताई गई निश्चित तौर पे लिखेंगे, सुने और ध्यान से सुनकर लिखिए जो बातें आपको बताई जा रही हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपकी सारी समस्या जो है, जो कि टॉपिक बंगाल का डायरकी इन बंगाल से है, उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नए टॉपिक।